प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम ख़ान साहब। आप पंजाब में सीनियर वज़ीर हैं और बल्दियात का कलमदान आपके पास है। अब्दुल अलीम ख़ान साहब, आपको बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाए बहुत अरसे बाद। वालेकुम जी। नहीं, आप मसरूफ़ थे, हुकूमतें बना रहे थे, हुकूमतों में शामिल हो रहे थे। अभी नया पाकिस्तान बने, जुमा 8 दिन हुए। हमने कहा पहले आप थोड़े से तो सेटल हो जाएं, तो उसके बाद आपसे ज़रा थोड़ी सी दो हाथ करें हम। ये बताइए अलीम साहब, ये तो वैसे मैं ये कह रहा था जो कि अभी आपको जुमा 8 दिन हुए, लेकिन अभी तक लग रहा है कि आपके कुछ सीनियर लोग जो हैं वो हुकूमती मोड के बजाय अपोजिशन मोड में। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक तजर्बाकार सियासतदान हैं जो हुकूमत में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, मद्दोजर से वाक़फ़ हैं। अब आज भी कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब की धुआंधार तकरीर, जिसमें उन्होंने बकौल स्पीकर के ही कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए खुर्शीद शाह और दीगर अरकान अपोजिशन के बारे में, तो वो वॉकआउट करके एक बहरान सा पैदा हो गया कि उन्होंने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया, लेकिन बाद खराबी बसियार मांग ली माफ़ी। तो ये थोड़ी सी एक आम तसर ये है कि आप अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं कर रहे, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई ये शक नहीं है कि हमने पिछले 10-11 साल जो अपोजिशन की है उसका अभी तक हम पे कोई ना कोई असर तो होगा। निज़ामी साहब, इतनी जल्दी तो आते तब्दील नहीं होती। हमें तो आदत ही नहीं है हुकूमत करने की। हमें तो आदत ही है सड़कों पे मारे खाने की। जब आपको बहुत ज़्यादा मारे पड़ी हो तो आपको आदत पड़ जाती है। मुझे तो कई दफ़ा, मैं 11 साल बाद वज़ीर बना, हुकूमत में आया, तो मुझे तो अब वो आदत ही नहीं रही। मुझे तो पता था कि हर वक्त मेरी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ ही होती हैं। अब जब कोई मेरे हक़ में या फ़ायदे की बात होती है तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये मेरे साथ हो रही है। तो इसलिए फ़र्क तो है, फ़र्क तो 10-11 साल का बहुत फ़र्क हो जाता है। और चौधरी फवाद जो है उसके मेरे ख्याल में एक अपना टेम्परामेंट है, वो थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा ज़्यादा शायद कई दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा भी बोल जाते हैं, तो शायद उसमें कोई एक्स्ट्रा बात हो गई होगी। लेकिन अदरवाइज़ हुकूमत के अंदर रह के आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपको ज़्यादा मुदब्बर होना चाहिए, आपको ज़्यादा ओपन हार्टेड होना चाहिए, आपको लोगों की बातें सुननी ज़्यादा चाहिए, अपनी काम कहनी चाहिए। तो ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अलीम साहब, ये आपके और मेरे मुश्तरका दोस्त जहांगीर तरीन साहब की नाअहली बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर आपका क्या तबसरा है कि ये बज़ाहिर तो उन्होंने जो कुछ उनका मुझे मालूम है, उन्होंने कोई चोरी करके पैसा नहीं भेजा बाहर, ये क्या वजह क्या है कि ये उनको मुसलसल नाअहल करार दिया जा रहा है? देखें, ये तो आपको पता ही है कि अब हमारा जो फ़ैसले हैं, चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बार बार ये कह चुके हैं कि हमें भरपूर एतमाद है और हमारी जुडिशरी पे, और आपको पता है कि जिस तरीके से जुडिशरी ने स्टैंड लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज़ जो है वो हमारे हक़ में हो तो हम कहें कि जनाब ये तो जुडिशरी बहुत अच्छी है, और अगर कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए तो हम ये कह सकें कि जी जुडिशरी जो है वो बहुत ख़राब है। और यही बात तो हम उनको कहते थे कि अगर हमें एतबार है तो हमें एतमाद है तो हमें पूरा है, मुकम्मल है, और जो भी चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला है या जो भी किसी और जजेस का जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, अगर उनका फ़ैसला है और वो इसको समझते हैं कि यही बेहतर था, तो हमारा सर तस्लीम खाम है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कोई अजीब सी बात है कि आपके एक मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत में एडवाइज़र हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं जो शाह महमूद कुरैशी से पंजाब में इलेक्शन जीत के आए, शायद मुस्तफ़ा उनका नाम है। उनके ख़िलाफ़ इंतखाबी उज़रदारी किसी शहरी ने की हुई है, लेकिन वहाँ यकीन दिलाया गया है कि जी अगर ये नाअहल हो जाएंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, या ऑटोमेटिकली ये रिलीफ मांगी गई कि उनको MP डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टरशिप है बोजदार साहब की, ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है कि अभी शाह महमूद कुरैशी भी इस पर नज़रें लगाए बैठे हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आपके ऊपर भी अगरचे नैब का रेफरेंस नहीं है, अभी उन्होंने वो इंक्वायरी स्टेज पे ही है, आप भी बैठे हुए कि जब आप क्लियर हो जाएं तो शायद आप भी वज़ीर आला बन जाएं। तो ये पंजाब का थोड़ी सी ज़्यादती है कि एक अनसर्टिनिटी सी है कि जो वज़ीर आला है, अगरचे वो भी अननोन फिगर हैं बिल्कुल,
कि अनसर्टनिटी कि वो कितनी देर रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी भी वज़ीर आला असल में अलीम खान साहब आप ही हैं। सीनियर वज़ीर हैं। हाँ, कि असल में वज़ीर आला आप ही हैं अभी भी। नहीं, देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आला ने डाली हुई। मुझे जो ये ख़ास तौर पे ये जो तासुर है कि शायद बहुत सारे सेक्रेटरीज़ या बहुत सारे वज़रा मेरे पास आते हैं और मीटिंग में चेयर करता हूँ, तो एक ख़ास ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर जो CM साहब ने मेरे ऊपर डाली है वो है 100 डे प्लान की। और 100 डे प्लान में जो खान साहब की तरफ से आया था उसका मुझे कन्वीनर लगाया गया। अब चूँकि उसके अंदर 16 महकमे हैं, तो जब वो 16 महकमे आएंगे तो उसकी जो मीटिंग है वो तो मैं ही चेयर करूँगा। अगर मैं कन्वीनर हूँ तो मैं ही करूँगा। तो इसलिए उसमें चूँकि ये सारे महकमे जो कि इम्पॉर्टेंट महकमे हैं, उसमें हमारा इरिगेशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, तो वो सारे आते हैं, उनके साथ हम प्लान डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। और फिर बल्दियात है जिसका मैं वज़ीर भी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें चूँकि इस वक्त हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की वो चीज़ें थी, इसलिए ये शायद लोग जो है ये समझते हैं कि जनाब चूँकि वो चेयर वो मीटिंग्स में कर रहा होता हूँ तो शायद मेरे पास कोई ऐसे एक्स्ट्रा इख्तियारात है। मेरे पास वो इख्तियारात हैं जो मुझे CM साहब ने मेरे सपुर्द किए हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। मेरे पास सिर्फ वही इख्तियार है जो मुझे CM अप्रूव करेगा कि ये इख्तियार अलीम खान के पास है। और मैं समझता हूँ कि CM साहब जो हैं वो बावजूद इसके कि वो नए थे, उनके लिए असम्बली नई थी, उनके लिए जो हमारा सेटअप है वो नया था, PTI में वो नए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से और बड़े अच्छे तरीके से सारे दोस्तों के साथ उनका एक पर्सनल लेवल पे जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा है। वो सबकी इज़्ज़त करते हैं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से मिलते हैं और मेरे ख़्याल में उनके साथ किसी की भी शिकायत नहीं है। और चूँकि वो नए थे, उन्होंने इस बात का उनको एहसास था, तो उन्होंने सारे दोस्तों के साथ कोशिश की कि उस सब के साथ जो है वो हारमोनी क्रिएट करें और अच्छा ताल्लुक़ क्रिएट करें और मेरे ख़्याल में वो इसमें कामयाब है। अलीम साहब, ये बताइए कि PM साहब या CM साहब, PM साहब आपके ज़रिए कितना काउंटर मार्ड करते हैं अपने वज़ीर आला को? जी, मेरे ख़्याल में तो जी PM साहब और CM साहब जो हैं वो दोनों आपस में राब्ते में हैं और जो ज़िम्मेदारी भी CM साहब मेरे ऊपर लगाते हैं वो PM की मुशावरत के बाद लगाते हैं। इसलिए उनके दरमियान में कोई किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं है, वो आपस में राब्ते में रहते हैं। और जब भी मुझे PM साहब ने बुलाया और मैं जब भी उनको रिपोर्ट देता हूँ तो मैं उसमें वो सारी बातें जो मैंने CM साहब से डिस्कस की होती हैं उसके बाद ही मैं PM साहब को रिपोर्ट देता हूँ। ख़ास तौर पे हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें मेरा मुकम्मल राब्ता है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से। और फिर जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो वो सारी बातें जो है CM से करता हूँ, वही बातें जाके उनकी अप्रूवल के साथ जो है वो PM साहब से। सही। और खान साहब, जो अभी सवाल निज़ामी साहब ने किया था कि ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है या गलत है कि ये जो चीफ़ मिनिस्टर हैं ये एक आर्जी चीफ़ मिनिस्टर हैं और कुछ अरसे में तब्दीली मुतवक्किल है, और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी हवाला दिया था सुलेमान नामी शख्स नहीं है मेरे ख्याल में। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में जितने इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं और जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं और जितनी अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं और जितने वो कॉम्पिटेंट हैं उस काम के लिए, मेरे ख्याल में हमारी जमात में वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे वज़ीर ख़ारजा के लिए और उनको वही असाइनमेंट दी गई है और वो उसी के ऊपर जो है वो सबसे अच्छे बेहतरीन जो है वो वज़ीर ख़ारजा साबित होंगे। हाँ, लेकिन मैंने सुना कि वो ये कहते हैं कि अगर उनका जो मुद्दकाबिल है वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो इलेक्शन लड़े या इलेक्शन लड़े बाद वो अपनी MNA सीट की छोड़ना पसंद करेंगे और पंजाब में आना को तरजीह देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो शायद वज़ारत उलिया के लिए ज़्यादा मौजूद है। आपको पता कि जी सर, आपको निज़ामी साहब पता है इस बात का कि जब सियासत में आप होते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो इधर उधर से चलती रहती हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका काम सिर्फ यही होता है कि उन्होंने कोई ना कोई गॉसिप जो है वो रोज़ बनाते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ के अपना बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ कि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। हाँ साहब, एक तो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चूँकि खुद जिक्र किया 100 रोज़ा प्लान का कि आपको ये टास्क दिया गया है, तो ये बताइए कि 100 दिन में आपका हदफ क्या है, टारगेट क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि 100 दिन में कोई तब्दीली आ जाएगी। आपने क्या हदफ तय किया कि इदारों को आप सही रास्ते पर डाल देंगे, 100 दिन में सिर्फ प्लान देंगे, 100 दिन में कोई चॉकआउट कर लेंगे कुछ चीज़ें? क्या आप 100 दिन में करना चाहते हैं?
देखें, ये 100 दिन जो हैं ये मुख्तलिफ उस प्लान का हिस्सा है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो अपनी कौम के साथ वादा किया था कि मैं 100 डेज़ में अपना एजेंडा जो है उसको क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने पेश करूँगा। मैं नहीं समझता कि 100 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपना तब्दीली का आगाज़ करें और लोगों को दिखा सकें कि हम कैसा जो है वो अपना अगला 5 साल का रोड मैप जो है वो हमारा क्या होगा। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे हम हेल्थ सेक्टर में जो है इस्लाहात करना चाहते हैं, उसके अंदर हम कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म हैं हम वो बताएंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्ग टर्म है वो बताएंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा कि आप हमें मौके के ऊपर कुछ करके दिखाएं, आप हमें दिखाएं कि इवेंचुअली हमारा जो हॉस्पिटल होगा उसका मेयार क्या होगा। जहाँ हमने एजुकेशन की बात की वहाँ मैंने उनको कहा कि आप प्लानिंग दें, अपना एजेंडा भी दें, 5 ईयर प्लान भी दें, शॉर्ट टर्म भी दें, लॉन्ग टर्म भी दें, लेकिन आप कम से कम हमें को पायलट प्रोजेक्ट करके ऐसे स्कूल्स दिखाएं जहाँ पे हम वो चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि अगले 5 साल में हम पूरे पंजाब में करना चाहते हैं, हमें उसका कोई पायलट प्रोजेक्ट्स करके दिखाएं, हर ज़िले में करके दिखाएं। 2 स्कूल ले लें, 1 स्कूल ले लें, 3 स्कूल्स ले लें, लेकिन कम से कम हम लोगों को दिखा सकें कि ये हमारा प्लान है, हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह मैं आपको 100 डेज़ में यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको हमारी एक सिमत भी नज़र आएगी और इंशाल्लाह पायलट प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे। अजय अलीम साहब, 100 दिन में से 35 दिन तो गुजर चुके हैं। 35 दिन में जी 32 हुए हैं जी, आज 32 चले, हम आप कम हुए चले। ये मसला है कहाँ से आप गिनते हैं उनको, चले 32 गिन लें आप। 32 दिनों में ये बताइए कि कितने तीर निशाने पे बैठे, कितने तीर जो हैं वो खता गए और कितने तीर जो चल चुके थे उनको दोबारा कमान में रखना पड़ा। जैसे विफाक में तो हम देख रहे हैं रेडियो का मामला और चीज़ें, तो आपके पंजाब के हवाले से ये सवाल है। मैं निज़ामी साहब आपके खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो एक चीज़ हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बताई थी, वो कहते थे कि लोगों को सिखाया जा सकता है, सब चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, ईमानदारी नहीं सिखाई जा सकती। तो हम आपको सिर्फ इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी तरफ से आपको एक चीज़ की हम कमिटमेंट देते हैं कि हमारी तरफ से आपको इसमें ईमानदारी में कभी भी आपको जो है हम मायूस नहीं करेंगे। बाकी हम किसी चीज़ के भी लिए भी कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी नहीं कह सकता कि मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन जाएंगी और प्लान जो है वो बेहतरीन होगा और उसमें कोई नक्स नहीं होगा या उसमें कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है मेरे प्लान में कल को कमी रह जाए, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपने अल्लाह को जवाबदेह होते हुए ये पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि मैं एक बेहतरीन प्लान जो है वो अपनी कौम के सामने लेके आ सकूँ। अपने CM साहब को मैंने इसमें हमेशा जो है वो उनसे हदायत ली हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी हदायत की रोशनी में हमने ये प्लान तश्कील दिया है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 100 डे प्लान है इंशाल्लाह ताला ये एक नए पाकिस्तान की सिमत जो है इससे इंशाल्लाह ताला इसका तयन होगा। और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी जब एक बात कह देते हैं कि जनाब हमने ये काम करना है, कोई प्रेशर के बगैर करना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई वज़ीर आपको फ़ोन नहीं करेगा। आज भी मैंने मीटिंग की है जिसमें हम इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट, वो उसके ऊपर भी हमने सबको ये कह दिया है। फिर मैं जो अपने लोकल गवर्नमेंट में है उसमें आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमने 3 दिन का टाइम दिया है। हमने अपने तमाम जितने लोकल गवर्नमेंट अदारे हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको कह दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को कह दिया है कि हम शहर को साफ़ करेंगे। नीट और क्लीन जो है पंजाब का हमने एक शुरू किया और आपको अगले महीने के अंदर अंदर ये नीट और क्लीन पंजाब पे अमल दरामद होता हुआ साफ़ शहर की सूरत में, एक खूबसूरत शहर की सूरत में नज़र आएगा इंशाल्लाह। अलीम साहब, ये तो आपने कहा आप बड़ी सिद्दीक दिली से काम कर रहे हैं, बाकी भी टीम आपकी कर रही होगी, लेकिन मैं ये सीनियर वज़ीर के हवाले से, जब मंजूर भट्टू साहब जो नए आप पार्टी में शामिल हुए हैं, जब वज़ीर आला लगे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसल साला हयात को लगाना चाहती थी, तो उन्होंने सीनियर मिनिस्टर लगा दिया उनको। तो जिसको कहते ना, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उनकी प्रोटोकॉल थी, सारा कुछ था। तो उनके खालू होते थे वो खरल साहब, खालिद खरल साहब, उन्होंने कहा ये भट्टू जड़े ने पावर नहीं देने वाले किसी को। और ये ऐसे ही हुआ कि वो वोटें तो लेके फिरते रहे, लेकिन भट्टू साहब ने उनको लागे नहीं लगने दिया।
लेकिन आपकी क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला साहब का आपके बारे में क्या रवैया बुज़दार साहब? देखिए ना वज़ीर आला साहब पुराने हैं ना मेरे ख्याल में हालात वैसे हैं, तो इसलिए मैंने तो आपको पहले बताया कि हम दोनों जो हैं वो इमरान खान के सिपाही हैं। हमने अपने एक वादा किया हुआ है अपनी कौम से, और इंशाल्लाह हमारी बड़ी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और हम मिल के काम कर रहे हैं। चलें, एक अलीम खान साहब एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे बलदियाती निज़ाम पर बात करना है कि आपके ज़हन में उसका नक्शा क्या है, खद्दोखाल कैसे हैं, और अपोजिशन आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार खड़ी है, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये जो बलदियाती निज़ाम आप बना रहे हैं, जिसके लिए एक तो आपको 48 घंटे का वक्त दिया गया, क्या आपके ख्याल में एक नया निज़ाम बनना 48 घंटे में मुमकिन होता है या पहले से आपने इसका काम कर रखा था? और दूसरा ये बताइएगा कि इसके नक्शा आपके जहन में क्या है और पुराने निज़ाम से ये किस तरह से मुख्तलिफ होगा, कैसे काम करेगा, अपोजिशन को कैसे टैकल करेंगे, क्या मंसूबा है आपके जहन में पूरा? जी, मैं ये आपको बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो निज़ाम है इसके ऊपर पिछले 1 महीने से हम काम कर रहे हैं। 5 मीटिंग्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद चेयर कर चुके हैं, और उसके ऊपर उन्होंने जितनी भी हमारी तरफ से तजावीज़ थी उस सारों के ऊपर उन्होंने एक के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरी डिस्कशन में हिस्सा लिया। उन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों को क्लियर करवाया। एक हमारे पास निज़ाम था जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में था, एक वो निज़ाम था जो कि हमारे केपी में राइज हुआ और उसके ऊपर 4 साल अमल हुआ, और उसका जो असर है वो हमने उसके जो समरात हैं वो तरीक़े इंसाफ ने अपने जनरल इलेक्शन में उसके देखे। सो इसलिए हमारे लिए बड़ा एक क्लैरिटी थी कि हमने कहाँ तक जाना है, किस तरह से अपना निज़ाम वज़ा करना है, और प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपना निज़ाम ऐसा बनाना है जिसमें एक आम आदमी को रिलीफ पहुँच सके, और जिन लोगों को हमने बल्दियाती निज़ाम में लाना है उनको सिर्फ एक खानापुरी के लिए नहीं लाना, बल्कि उनको पूरा बाख्तियार करना है। और इसमें हमने जो अपना निज़ाम वज़ा किया है उसकी अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब ने देनी थी, और वो जो 48 घंटे थे वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए थे जो कि उन्होंने केपी के जो हमारे दोस्त हैं उनको दिए थे कि वो उनको उसके बारे में मज़ीद जो है वो तफसील जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी फ़ाइनल हो चुकी हैं। हम एक यूनियन काउंसिल जो पहले होती थी उससे नीचे जा रहे हैं, हम अब विलेज काउंसिल में जा रहे हैं जिसकी तादाद जो है वो और छोटी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ रब्ता कर सकेंगे। देहात में उसको विलेज काउंसिल कहा जाएगा, शहरों में उसको नेबरहुड काउंसिल कहा जाएगा, और उसमें 10 से 15 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल एक विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल होगी। उसको पूरी जो है वो फाइनेंशियल उसके इख्तियारात भी होंगे, और उसके पास जो है 30% जो बजट है हमारा जो पंजाब का जो ADP है उसका बल्दियाती निज़ाम में जाएगा, और उसमें से 33% जो है वो विलेज काउंसिल की सतह पे दिया जाएगा, ताकि जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनके बुनियादी मसाइल हैं, उनकी गली का मसला है, उनके पानी का मसला है, उनकी स्ट्रीट लाइट का मसला है, वो निचली सतह पे जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वही हल कर सके। उसके ऊपर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम होगा वो इलेक्टेड लोग होंगे जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए आएंगे। अब चेयरमैन वोट नहीं डालेंगे, ना ही वाइस चेयरमैन डालेंगे, बल्कि जो पूरी आवाम है शहर की या डिस्ट्रिक्ट की वो सारी की सारी मिलकर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मेयर या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है वो उसको अलग करेंगे। खान साहब, अब ये सिस्टम जो है वो रिप्लेस करेगा अगले साल नवंबर में जब पुराना निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी कर रहा होगा, या उससे पहले ही आप इसको नाफिज करना चाहते हैं किसी और फार्मूले के तहत? जी, इसके ऊपर अभी तो चूँकि एक प्रोसेस है, अभी वो प्रोसेस ये है कि जैसे ही ये फ़ाइनल होता है इसके बाद ये अपना अमेंड होगा, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं नई वो आएंगी, और फिर असेंबली में जाएगा, असेंबली में से जिसको पास करवाया जाएगा, उसके बाद इसकी दोबारा इलेक्शन से पहले इसके लिए पहले डिलिमिटेशंस होंगी। जिस तरह जनरल इलेक्शन में पहले डिलिमिटेशंस हुई हैं MNA और MPS के लिए, इसी तरह बल्दियाती निज़ाम के लिए भी पहले डिलिमिटेशन जो है वो मैंडेटरी हैं
सेंसस के बाद। तो इसलिए नई हल्का बंदी होगी और नई हल्का बंदी के बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। हाँ अलीम साहब, क्योंकि आम तासर ये था कि ये इसको स्टीम रोल किया जाएगा, एक ऑर्डिनेंस के लिए नाफिज किया जाएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो इट मेक सेंस कि ये एक प्रोसेस होगा जिसको शुरू किया जाएगा, जिसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी में तो फिर वही मसला हो जाएगा जो बात पहले बाकी मामलात में होता रहा। सर ये तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कानूनी तौर पे इस बात के बाउंड हैं कि हमने इलेक्शन से पहले जो है वो नई हल्का बंदी करानी है, और ये हल्का बंदी जो है वो हुकूमत नहीं करा सकती, ये हल्का बंदी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। तो जब तक हल्का बंदी नहीं होगी तब तक तो नया इलेक्शन नहीं हो सकता। सही है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमत के जो हैं वो आपने चला रहे हैं, कुछ बंद कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप स्कीम आप शायद बंद कर रहे हैं, मुराद राज साहब ने उसका ऐलान भी कर दिया था। ये जो मेट्रो बस थी उसकी सब्सिडी पे गौर हुआ पहले कि ख़त्म कर दी जाए, फिर जारी रखने का इरादा किया। अब ये जो ऑरेंज ट्रेन है इसको आप चलाएंगे, अगर आप चलाना चाहते हैं तो कितना इस पर आप बोझ बर्दाश्त करना चाहते हैं, और कब तक आपको लगता है कि ये ट्रेन दौड़ेगी? ये सीपैक का मंसूबा नहीं है ऑरेंज ट्रेन? हाँ, लेकिन फैसला तो इन्होंने करना है, चलानी तो अब नहीं है जी, चलानी तो है। हाँ जी निज़ामी साहब, मैं आपकी खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए अब मसला ये है कि हम वी आर स्टक इन द मिडल, ठीक है जी, बल्कि जिसको हैंगिंग इन द मिडल कहते हैं ये वो है। हमारे पास अब मसला ये है कि 300 अरब रुपया एक प्रोजेक्ट के ऊपर लग चुका है, प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो गया है, उसमें से कितना खाया गया ये तो जब होगा, ऑडिट होगा तो सब कोई कौम के सामने आ ही जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि वो पैसे तो हमारी कौम के हैं, पंजाब हुकूमत के थे जो उसके ऊपर लग गए हैं। अब वो 300 के बाद उसको चलाने के लिए हमें अरबों रुपया जो है वो महीने का चाहिए सिर्फ उनको चलाने के लिए। अब हमारे पास पैसे ही नहीं है आगे, हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि 4 साल अगले जो हैं वो हमारे बजट के ये हाल है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अगर हम पिछले हुकूमत के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ही 4 साल में कंप्लीट करें तो हमारे पास नए प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं है निज़ामी साहब, 1 रुपया भी। यानी कि हम सिर्फ पिछले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, किसी का 20%, किसी का 30%, जिसका 50% जो लग चुका है, अगर हम सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं तो अगले 4 साल जितना हमारा जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो सारे का सारा जो है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगेगा। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम इनको बंद भी करते हैं तो देखें अब वो 300 अरब रुपया लग गया है एक ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, अब उसको कैसे बंद करें, और अगर उसको बंद नहीं कर सकते तो उसको चलाएं कहाँ से, उसको हर महीने का उसका खर्चा कहाँ से उठाएं, उसकी सब्सिडी कहाँ से दें। इसी तरह हमारी मेट्रोज़ हैं, किसी पे 60 अरब लग गया, किसी पे 80 अरब लग गया, किसी पे 40 अरब लग गया, कहाँ से लाएं उनको चलाने के लिए पैसे हैं कोई नहीं, किटी बिल्कुल खाली है, ख़जाना बिल्कुल खाली है। हम समझते थे कि पंजाब जो है, पंजाब स्पीड है और गुड गवर्नेंस का एक दुनिया में माना जाने वाला एक रोल मॉडल है, आपने तो बिल्कुल ही फूंक निकाल दी आज। देखें आप तो निज़ामी साहब, मैं आपको इसकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी तफसीलात आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आपकी सोच से बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से कोई हमारे उस पर आप पिछले 2 महीने पहले पंजाब गवर्नमेंट के कोई तकरीबन 30-40 अरब रुपए के बाउंस चेक पड़े हैं, बाउंस चेक हुकूमत पंजाब के, यानी कि चेक ही हमारे बाउंस हुए पड़े हैं। ये तो अगर आप इस तरह के हालात में कोई अगर आपके पास सूबा आया है तो बताएं, इसमें वो तो वही चादर है कि वो किधर से खींचे और किधर से पूरा करे ना, ऊपर खींचते हैं तो नीचे से नंगा है और नीचे से करें तो ऊपर से नंगा, ये इस तरह के हालात हैं। आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ आपके मुताबिक। अच्छा ये बताइए अलीम साहब कि जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली के ऊपर एक मोहर तस्दीक आज सबत कर दी है रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने, और बड़े सख्त रवाब हैं। अब इसके बाद जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, बिलखुसूस उनका PTI में क्या रोल होगा? देखें जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं वो जब से ये फ़ैसला हुआ था तब से वो एक्टिवली तो PTI की सरगर्मियों में या हुकूमत की सरगर्मियों में इन्वॉल्व नहीं थे, मुशावरत की हद तक थे, वो मुशावरत की हद तक वो अभी भी रहेंगे। हमारे लिए आपको पता है कि हुकूमत साजी में उनका काम करता है, आप तो उनके साथ शरीक रहे हैं, आप जानते हैं। अलीम साहब सारे बंदों को इकट्ठा करने का सेरा उनके सिर है, वो सबको इकट्ठा करके लाए, आपकी हुकूमत बनवाई, आप कह रहे हैं कि वो एक मुशावरती रोल में ही थे।
नहीं देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि आप कोई वज़ीर होता है, कोई मशीर होता है, कोई उसके पास महकमा होता है, वो महकमाना जो है वो अपनी कारकर्दगी पेश करता है या उसकी मीटिंग्स करता है। ऐसा कोई रोल उनके पास नहीं था और वो सरकारी हैसियत में किसी भी रोल के लिए जो है वो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन अगर आप कहें कि पार्टी के मामलात में अगर कोई उनसे मुशावरत होती थी तो ज़रूर होती थी। वो मेरे ख्याल में उनका जो रोल है वो पार्टी के लिए बहुत अहम रहा है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत खिदमत की है। मुझे आज भी याद है जब धरने में वो अपना इलाज करवा रहे थे और कैंसर के मौजी मर्ज से लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस पार्टी के लिए अपनी बीमारी को पीछे छोड़ के जो है वो 126 दिन हमारे साथ वहाँ पे धरने पे खड़े होते थे, अपना इलाज करा के लंदन से सीधा वहाँ पे आते थे। तो उनकी खिदमत हमारी पार्टी के लिए, इस जद्दोजहद के लिए, इमरान खान के लिए बहुत है और वो कभी भी कम नहीं होगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमारे दिल में उसकी हमेशा इज़्ज़त है और मेरे ख्याल में उनका एक किरदार जो पार्टी की सतह पे है, जहाँ जिसमें वो मुशावरत में वो हर जगह पे शामिल थे और आइंदा भी शामिल होंगे। यकीनन जी, हम मुत्तफ़िक़ हैं। बहुत शुक्रिया अलीम खान साहब, बहुत प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गपशप रही आपसे और आपको ज़हमत देते हैं और आप देसी मुर्गी आके खाएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू जी। चलें, अब निज़ामी साहब एक चीज़ तो जो इसी से मैं आगाज़ कर लेता हूँ, जहांगीर तरीन साहब इकॉनमी में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एशियाई तरक्याती बैंक जो है उन्होंने बड़ी ख़तरनाक चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से और करंट खसारा जो है, करंट अकाउंट का खसारा, उस हवाले से बड़ी खौफनाक फिगर्स दिए हैं। तो एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं, इनकी बात करें और शाहमूद कुरैशी साहब क्या वाकई पंजाब का वज़ीर आला लगने का ख्वाब देख रहे हैं। एक मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, एक जहन में ज़रूर होगा जहांगीर तरीन साहब के भी या उनके ग्रुप के लोगों में और अलीम खान साहब के जहन में भी ये बात तो होगी कि जहांगीर तरीन साहब अगर अहल हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़के पंजाब का सूबा वो संभाल लें। उधर शाहमूद कुरैशी साहब भी ये ख्वाब देख रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब को और पीटीआई को एक बड़ा धचका तो लगा होगा, अगर उन्होंने सूबे में नहीं भी आना होगा तो भी। देखिए जी, ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनसे अगर सेव नज़र हो गया कि वो पैसे शेयर डिक्लेयर नहीं किए या एक टेक्निकलिटी है। पैसे तो उनके अपने, उन्होंने कोई लूट मार करके नहीं वहाँ लेके गए थे। वकील साहब वो भी जज्बाती होके बर्रा गए, उनकी आवाज़ ऊंचा ऊंचा बोल। तो बहरहाल अब ये तो एक सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम ऐसा ही तवक्को था कि ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो शाज़ ही मैंने कभी सुना होगा कि उनमें किसी को रिलीफ मिली हो। तो अब इसका मतलब तो ये है ना कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये जो आइंदा आने वाले साल हैं, इसमें तो वो अब आउट ही है ना पॉलिटिक्स से, अबली पॉलिटिक्स से। वो हैं भी अबली पॉलिटिक्स में लेकिन आउट भी हैं। उनके बरखुरदार पहले ख्याल था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उन्होंने भी इरादा तरक कर दिया। तो ये वो भी इसी मखमसे का शिकार थे मेरा ख्याल है। लेकिन अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो सारी ऑफशोर्स जाहिर करनी पड़ेंगी, अगर जाहिर नहीं करते तो पीटीआई का ये ख़ास तौर पे लॉस है इसलिए कि आपने जो पीटीआई का जो स्टाफ है, जनरली स्पीकिंग कुछ लोगों दोस्तों को छोड़ के, उसमें जहांगीर तरीन साहब स्टैंड्स आउट। यानी उनके जो सियासी बसीरत या उसके बारे में तो एक अलग मसला है, लेकिन जो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो मतलब है एक रवैया जो होता है, एक ठहराव जो होता है, एक नज़र अमीक से चीज़ों को देखना होता है, और शूटिंग फ्रॉम द हिप वाला जो एक पीटीआई में एक बन गया वो इनमें नहीं पाया जाता। मसलन असेंबली में भी जितनी देर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि इनकी कभी कोई मुँह मारी किसी से हुई हो। उस लिहाज से ये पीटीआई का और खान साहब का ख़ास तौर पर लॉस है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दोबारा से एमपीए बनने के लिए मुतहरिक हो गए हैं, और ज़ाहिर है एमपीए बनना ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एमपीए बनना चाहते हैं, उनके दिल में वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश भी होगी। उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे सुलेमान नईम, उनके 2 शनाख्ती कार्ड के हवाले से वो दरख्वास्त लेकर गए हैं और वो कहते हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये इन्होंने 62(1)(f) की कार्रवाई की जाए इनके ख़िलाफ़,
और चूंकि मैं दूसरे नंबर पे था PP 217 से, तो इसलिए मुझे कामयाब करार दे दिया जाए यहाँ पर। PP 217 से वो कहते हैं कामयाब करार दे दिया जाए। हाँ, वो इलेक्शन लड़े बगैर, वो कहते हैं री इलेक्शन में मत कराएं, एक टिकट में 2 मजे लेना चाहते हो। हाँ, इनको नाहल करके मुझे नाहल भी करते हैं और मुझे MP बना दें, इनको इलेक्शन भी लड़ना पड़े। हाँ। अच्छा, ये बात दिलचस्प आई है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जब इन्होंने, इनके वकील भी थे ना आज जो, तो ये पता लगा कि मेरी इत्तला के मुताबिक कि शाह महमूद कुरैशी ने अंदिया दिया कि मैं तैयार हूँ वज़ीर आला बनने के लिए, MPA बनने के लिए MNA छोड़ के। इसका मतलब है कि उनका जो असल टारगेट है वो वज़ारत आला है। वज़ारत जाहिर है तभी वज़ारत ख़ारजा वो छोड़ेंगे खारजा को छोड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी अजीब बात है कि चले अगर ये बंदा जिस तरह उस्मान साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बंदे में, उनको पूरा हक हासिल है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करें, और ख्वाजा आसिफ साहब को भी पूरा हक हासिल है, शाह महमूद कुरैशी को भी पूरा हक हासिल है। लेकिन जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी भी हैं, तो उस पस मंज़र में कोई बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। एक तो ये शहरी कौन है, शुएब हाशमी जिन्होंने किया, ये शहरी बड़े पैदा हो गए यार आज। काफ़ी सारी पिटीशंस आ रही हैं मुख्तलिफ केसों में। तो मकसद है कि शाह महमूद कुरैशी का एम्बिशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो समझते हैं कि ही इज़ मेड फॉर बेटर थिंग्स। वज़ारत ख़ारजा तो वो पहले भी कर चुके हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा जो है वो, उसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि वज़ीर ख़ारजा अमूमन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कट के रह जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अमूमन बैरून मुल्क की दौरे या बैरून लोगों के साथ, और बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी और कॉन्स्टिट्यूंट्स में रिजेक्ट होते हैं। लेकिन इनकी कुरैशी साहब की खुशकिस्मती है कि उनका बरखुरदार भी MNA है जी, तो वो किसी हद तक संभाल सकते हैं। अगर ये ख्वाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब का वो पूरा हो जाता है, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब में जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है वो जहांगीर तरीन साहब का है। अलीम खान साहब के बाद बहुत सारे इख्तियारात, वो खुद कह रहे हैं कि 16 कंपनीज़ को एक तरह से वो देख रहे हैं, वो एक तरह से 100 दिन के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वज़ारत आला के को असिस्ट कर रहे हैं एक तरह से वज़ीर आला को, उस्मान बुज़दार साहब को, फिर दीगर जो वज़रा हैं, फिर ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अगरचे वो जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि मेरी इनसे पहली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन समझा जाता है कि ये भी उनके करीब हो गए, यानी ये उस ग्रुप में ज़्यादा मकबूल हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगी? नहीं, ये सबसे पहले ये उस्मान बुज़दार जो है वो जहांगीर तरीन साहब की चॉइस नहीं है। मैं तो नहीं, चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। वो तो खान साहब ने उनको बुलाया कि मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मेरी आपकी कोई तारुफ है, उन्होंने कहा आप ही ने तो मुझे टिकट दिया जी। नहीं, लेकिन मैं एक बात की बात कर रहा हूँ ना कि वज़ीर आला बनने के बाद वो उस ग्रुप के ज़्यादा करीब हो गए। वो देखें, वो नेचुरली है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब ये जो है मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार जो है इसके बारे में इमरान खान साहब को बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहिए। आपको याद है कि एक ज़माने में पंजाब हमेशा से एक एम्बिशन रहा है। परवेज़ इलाही स्पीकर थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ज़िया-उल हक का चीफ मिनिस्टर थे, ज़िया-उल हक ऊपर बैठे हुए थे। परवेज़ इलाही ने ऐलान बगावत कर दिया खुल्लम खुल्ला अगेंस्ट नवाज शरीफ। अब मसला ऐसा ख़राब हो गया कि ज़िया-उल हक साहब लाहौर आए और उन्होंने नवाज शरीफ खड़े तो उन्होंने कहा उनका किला बड़ा मजबूत है। आप कह रहे हैं अब इमरान खान को कहना चाहिए कि उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, बुज़दार साहब का किला मजबूत है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरे नॉमिनी हैं, ये थिक और थिन मैन के साथ खड़ा हूँ, तब काम आगे चलेगा। और अगर नहीं तो ये अनसर्टेनिटी सी रहेगी। आप अगर वो नहीं कह रहे तो इसका मतलब है कि खुद अनसर्टेनिटी उनके यहाँ भी मौजूद है। नहीं, वो खान साहब अभी नए नए आए हैं, उनको फुर्सत भी नहीं मिलती ना इन चीज़ों की। लेकिन अगर कोई उनको मशवरा दे, जहांगीर तरीन साहब भी शायद उनको ये मशवरा दे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाए ज़रा फवाद चौधरी साहब पे, जो आज ज़रा बड़े सीखपा हो गए पार्लियामेंट के अंदर। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने और ना जाने क्या क्या कह दिया अपोजिशन को, वो वॉकआउट कर गए, लेकिन फिर बाद में उनको समझाने बुझाने पर और स्पीकर साहब के इसरार पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और अपोजिशन वापस आई। हाँ, ये देखें, जो बात है ना असूली तौर पे अपोजिशन की, ठीक है, अपोजिशन में कुछ पार्लियामेंट्री ज़बान जो है इस्तेमाल करनी होती है, और इस टाइप के लफ्ज़ जो हैं ये ख़ास तौर पे देखें ना, कोई उल्टा लटका देने वाली बात। और दूसरी ये है कि अगर आप आ जाएं इस पर, अपना जो है हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो रहे पहले
वो उन्हीं को जी जी खुर्शीद शाह, जी जी उनको जो कुछ कहा, खुर्शीद शाह साहब एक सीनियर आदमी हैं, एक अच्छे मारूफ और अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। जब तक ऐसे इल्ज़ाम जो अभी तक आपने इल्ज़ाम ही हैं, उनकी बेसिस पर उनको कह देना मुनासिब नहीं है। और वो मेरा ख्याल है जनरल वो अब असल में बात रेडियो से शुरू हुई है। वो कहते हैं कि जी इतना ज़्यादा इन लोगों ने अपने वहाँ पर लोग भर्ती कराए हैं और इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया हुआ है, उन्होंने बीच में भी तड़का PIA का भी लगा दिया। और उस मुहिम में तो सब लंघे बाय द वे, सबने किया हुआ है। गलत नहीं कहा उसने, PIA के बारे में जो कहा है वो गलत नहीं कहा। लेकिन मैंने आपको याद दिलाता फिरूंगा कि मैं आपको 2-3 दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये जो रवैया है ना PTI का, ये जो अपोजिशन के 2 मुतहारिब ग्रुप हैं, यानी PPP और PMLN, इनको इकट्ठा कर देगी। और ये अमल जो है आप देखिए बड़ी तेज़ी से हो रहा है। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने, दामद दुर्मेन सुख ने उनका साथ दिया। और फिर ये गैर सियासी बात है कि भाई आप लट लेके सबके पीछे पड़ गए, भाई क्या ज़रूरत है आपको कि सारे करप्ट हैं होंगे। आप PMLN को भी बुरा कह रहे हैं, PPP को भी बुरा कह रहे हैं, वो भाई कहीं तो रुके ना आप। यानी जिसको अंग्रेज़ी में कहते ना, बोले ना चाइना शॉप, यानी कि एक भैंसा जो है वो क्रॉकरी की दुकान में घुस के अगर घूमना शुरू कर दे सब कुछ तोड़ देगा। तो बोलो ना चाइना शॉप बनने की क्या ज़रूरत है आप। ठीक है, अच्छा चलें, मैं आखिर में निज़ामी साहब ये एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान पर रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें वो ये कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारा $18 अरब तक पहुंच गया है और मुआशी तरक्की जो है वो 6% के मुय्यना जो हदफ है उससे 1.2% कम रहने का इम्कान है। और फिर ज़रूरी पैदावार के हवाले से बात किया है कि वो कम होंगी, सनती और खदमात का जो शोबा है वो भी बहुत मुतासर होगा और गर्दिशी कर्जा जो है वो 1400 अरब रुपये से तजावुज़ कर जाएगा या कर गया है या कर रहा है। एनीवे, अब ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म की फ़िगर्स हैं और IMF का जो वफ़द है वो भी इस्लामाबाद पहुँच गया है जायज़ा लेने के लिए। देखिए नहीं, ये बड़ी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डैमनिंग रिपोर्ट है। और आप देखें जो असल बात कहने की है कि सबका हुकूमत लूट के ले गए, खा गए, नाअहल थे, चोर थे, उचक्के थे। वो कहते हैं ना, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना, 2 साल उनको, 4 साल होते हैं ना उनके, 2 साल वो सबका हुकूमत को कोसते रहते हैं, अगले 2 साल उनको अपनी परफॉर्मेंस पे करना पड़ता है। यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम है, अब वो किस्सा पारीना बन चुके। अब आके आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये नहीं कह सकते कि यार वो खा गए थे, हमें इतने पैसे दे दें। आपको परफॉर्म करना है और आपका गलती ही गुंजाइश नहीं है और उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको अभी तक ये वाज़ेह नहीं है फॉर एग्जांपल कि आपको $8 बिलियन डॉलर चाहिए, 9 बिलियन चाहिए या 12 बिलियन चाहिए। IMF के पास जाना भी है नहीं है, उनको बहुत आके बैठा हुआ असद उमर साहब कहते हैं अभी तो हमने फैसला नहीं किया। वो भाई आपको ये जो फैसले, जहाँ आप लोग फैसले सोच समझ के करने चाहिए वहाँ आप बड़ी जल्दबाजी में कर लेते हैं। जहाँ एक मुश्तहदवार बनी हुई चीज़ उसको आप पढ़ने को तैयार नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप खाली इंपोर्ट बिल को कट करके तो नहीं कर सकते, और इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल में इतना ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। करंट अकाउंट डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, रुपये की कदर की कीमत, कोई तो अच्छी चीज़ नहीं है ना जो इस रिपोर्ट में हो। निज़ामी साहब, और इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। अब ये इसमें ये भी फवाद चौधरी को चलें, अब हम कह रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक हद तक बाद खान साहब भी हमसे बात कर रहे थे, ये बात दुरुस्त तो है ना कि जो बेड़ा गर्क पिछली हुकूमतों ने किया है, सिर्फ नून लीग ने नहीं, मैं उनको यही तो कह रहा हूँ कि किया, लेकिन अब तो आपके बेबी इज ऑन योर प्लेट। क्या आपने करना कैसे? अब देखें ना, अगर शरह नमू जो है जी वो डार साहब के दौर में 5.8% जी, अब वो 4.8% हो जाती है। चले, डार साहब ने कर्जे बढ़ाए, बैंक बोरोवर स्टील किया, बेड़ा गर्क किया। अब वो ये भी कहते हैं ना वो जाली थी, वो असल फिगर नहीं, जो जाली क्यों थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक जब कह रहा है कि 5.8 थी, 4.8 हो गई। ये नहीं है कि मीठा आप जो चीज़ अच्छी है वो जाली थी, ठीक है, जो बाकी फिगर भी जाली थे। चलें, ट्रेड डेफिसिट भी जाली है। राइट, इस पर निज़ामी साहब मज़ीद बात होने की डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।